हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम बाकी के जो क्वेश्चन बाकी था 2023 दिसंबर पार्ट बी का 25 से लेके 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज पार्ट बी खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट सी शुरू करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है पढ़ लो थोड़ा। Which one of the following is gently sloping concave rock cut surface with only a thin debris cover developed by the erosional process at the base of a steep slope or mountain front? ठीक है, सिंपली ये जियोमोर्फोलॉजी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेडिमेंट। मैं डिस्क्राइब करता हूँ क्या है पेडिमेंट। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे स्टीप स्लोप है। ये माउंटेन फ्रंट बोला जाता है, स्टीप स्लोप ये इधर है। जहाँ पे मतलब वो जो फुट साइड मतलब जो माउंटेन फ्रंट होता है, माउंटेन फ्रंट के बाद थोड़ा ये जो स्लोप होता है वो जेंटल स्लोप होके फिर उसके बाद और थोड़ा स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो वो जो पोर्शन है मतलब जो माउंटेन फ्रंट जहाँ पे खत्म होता है वहां से लेके डिपोजिशनल साइड तक हम बोलते हैं उसे पेडीमोंट। ठीक है, ये हो गया पेडीमोंट। तो जहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया दिया गया है विथ ओनली थिन डेब्रिज कवर्ड, जहाँ पे मतलब जो जो एंगुलर ग्रेन हमें मिलेगा, जो यहाँ से मतलब वेदरिंग इरोजन होकर जो मटेरियल जो डेब्रिज हमें मिलेगा और विथ ए लो स्लोप विथ ए एट द बेस ऑफ द स्टीप स्लोप, वो जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जहाँ पे हमें डेब्रिज मिलेगा और जिसका स्लोप थोड़ा कम है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं पेडिमेंट। एंड रेस्ट ऑफ द जहाँ पे डिपोजिशन होता है, एलुवियम का डिपोजिशन होता है, द ग्राइंडिंग of the sediments leads to formation of alluvium and gradually the sedimentary rock, that portion is known as बाजाडा। ठीक है, पेडीमोंट का दो भाग है, एक है पेडीमेंट, एक है बाजाडा, ये आपको याद रखना होगा। और इनसेल बोर क्या होता है कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर मतलब जो फुट हिल में ऐसे स्मॉल स्मॉल हिल अगर रेसिडुअल हिल इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है पेडीमोंट। एंड सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, पेडीमेंट। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एस्कर्स इज करेक्ट? ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एस्कर्स एक डिपोजिशनल फीचर है, ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर। ठीक है, ग्लेशियल डिपोजिशन फीचर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। मतलब जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं वो सॉर्टेड होते हैं, मतलब एक टाइप हो गया। टाइप वन क्या हो गया? ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर दो टाइप के होता है, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड एंड अनसॉर्टेड, दूसरा क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एंड सॉर्टेड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है अनस्ट्रेटिफाइड और अन सॉर्टेड का जो डिपोजिशनल फीचर दिखाता है वो याद रखना। एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, डॉक्टर मोती, ये याद रखना, डॉक्टर मोती। डॉक्टर मोती क्या क्या फॉर्मूला? डी आर से ड्रमलिन, एम ओ से मोराइन, टी आई से टील, ड्रमलिन मोराइन टील। ये हो गया अनस्ट्रेटिफाइड एंड अनसॉर्टेड डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर का जो अनस्ट्रेटिफाइड एंड अनसॉर्टेड डिपोजिशनल फीचर है वो ये तीनों हो गए। ठीक है, मतलब इनमें कुछ स्ट्रेटिफिकेशन नहीं दिखाता और वो अनसॉर्टेड होते हैं, उनका सॉर्टिंग बहुत कम होता है। ठीक है, एंड स्ट्रेटिफाइड एंड सॉर्टेड में कौन कौन आएगा? एक हो गया एस्कर्स, एस्कर्स हो गया, केम्स हो गया, ह्यूमॉक्स हो गया, इतना। एस्कर्स, केम्स, ह्यूमॉक्स, ये तीनों हो गया स्ट्रेटिफाइड एंड सॉर्टेड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छह डिपोजिशनल फीचर आपको याद रखना है। तीन है अनस्ट्रेटिफाइड, अनसॉर्टेड, एंड ये तीन है स्ट्रेटिफाइड एंड सॉर्टेड। ठीक है, इधर क्या दिया है? एस्कर्स के बारे में पूछा है। दे आर ऑफन सो स्ट्रेटिफिकेशन, ये सही है। दे कैन बी टेंस टू किलोमीटर लॉन्ग, ये सही है, बहुत किलोमीटर तक ये फैले होते हैं।
जो एस्कर्स होता है दे डू नॉट शो ब्रांचिंग, ये गलत हो जाएगा। दे फॉर्म विद इन ग्लेशियर, ये ठीक हो जाएगा। जो एस्कर्स होता है वो ब्रांचिंग दिखाता है, यहाँ पे क्या दिया, दे डू नॉट शो ब्रांचिंग, सो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपको थोड़ा इनका स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन मतलब कैसे होता है, एस्कर्स किसे बोला जाता है, केम्स किसे बोला जाता है, आप तो कैटेगराइज कर लिए कि अनस्ट्रटिफाइड ये है, ये स्ट्रटिफाइड है, ये अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। पर इनका तो थोड़ा स्ट्रक्चर आप गूगल करके देख सकते हो कि एस्कर्स कैसा दिखता है, कहाँ पे डिपॉजिट होता है, और केम्स कहाँ पे डिपॉजिट होता है, ह्यूमक्स कैसे डिपॉजिट होता है, उनका लेंथ कितना होता है, ब्रेड्थ कितना होता है, कितने मतलब उनका साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देन ये क्या दिया है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज ऑब्जर्व ओवर इंडियन रीजन ड्यूरिंग डेज। सिंपल, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होता है वो एक सीजनल जेट होता है जो कि जून से सितंबर तक देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। और यही जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट यही काम करता है लो प्रेशर की तरह, जो कि मॉन्सूनल विंड को अपने तरह अट्रैक्ट करता है। सो जून के महीने में इसका लैटिट्यूड होता है नियरली 20 डिग्री नॉर्थ, एंड सितंबर तक होते होते ये पहुंच जाता है 10 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, सो इसको आप याद रखेंगे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज ऑब्जर्व ओवर द इंडियन रीजन ड्यूरिंग जून टू सितंबर ड्यूरिंग द मानसून टाइम। ठीक है, ये क्या दिया, एज्यूमिंग ए स्टैंडर्ड अर्थ मॉडल द पी वेव साइटोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द आउटर कोर। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम देखो। साइटोजन किसे बोलते हैं पहले ये समझो। जैसे कि यहाँ पे मतलब एपी सेंटर है, अर्थक्वेक का एपी सेंटर है, फोकस कहाँ पर है मुझे हमें पता नहीं है। ठीक है, ये जो एपी सेंटर से जब मतलब चारों तरफ जो रेडिएट होगा जो उनको जो पी वेव या ये जो पी वेव जो वेव का रेडिएशन होता है, जहाँ पे इनका रेडिएशन नहीं पहुंच पाता, मतलब जो ये जो रीजन है एस वेव के लिए, इतना रीजन में अगर ये एपी सेंटर होगा तो इतना रीजन में अर्थक्वेक नहीं आएगा। और पी वेव के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल भी आप याद रखेंगे। एस वेव से 103 से 103 तक, यहाँ पे कितना 103 से 150, 103 से 150 या 140 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया आउटर कर, ये हो गया इनर कर। यहाँ पे कैसे साइटोजन क्रिएट हो रहा है पी वेव के केस में, जहाँ पे ये जो पी वेव आके जब आउटर कोर में टच करता है उसका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के वजह से वो यहाँ कंटिन्यूसली ना आके इधर ही मतलब यहाँ आके पंचर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया अर्थक्वेक जोन। तो ये जो गैप क्रिएट हो गया, ये गैप हो गया पी वेब साइटो जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आएगा। तो अगर ये आउटर कोर का रेडियस हम बढ़ा दे, आउटर कोर का रेडियस अगर बढ़ा दे, तो ये जो रिफ्रैक्शन और भी बड़ा होगा, ये यहाँ ना आके यहाँ पे आएगा, ये जो गैप और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम आउटर कोर का रेडियस बढ़ा देंगे तो पी वेव का पी वेव साइटोजन भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। और बेसिकली आपको ये एंगल याद रखना, कहाँ से कहाँ तक एस वेव का साइटोजन, कहाँ से कहाँ तक पी वेव का साइटोजन। ठीक है, एस वेव का साइटोजन ऐसा होता है क्योंकि जो एस वेव होता है वो आउटर कोर में घुस नहीं पाता, आउटर कोर लिक्विड होता है। तो जो एस वेव का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ म्यू बाय रो। ठीक है, म्यू जो होता है रिजिडिटी होता है, वो रिजिडिटी यहाँ पे जीरो होता है। आउटर कोर लिक्विड होता है ना, लिक्विड में रिजिडिटी जीरो होता है, सो एस वेव यहाँ पे जीरो होता है, एस वेव यहाँ एंटर ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए वो जो आउटर कोर बाउंड्री में जहाँ से डिफ्लेक्ट होता है वो हो जाएगा उसका सेटोजोन एरिया। देन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मून इज डेज। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, आउटर कोर की वजह से, बेसिकली कोर की वजह से हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बट जो मून होता है ना, उसका कोर इतना वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ का जो कोर होता है वो प्रॉपरली डेवलप हुआ होता है।
बट जो मून का जो कोर होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, और वो जो मून जो होता है वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। हमारा अर्थ जैसे प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड है, पहले कोर आ गया, देन मंटल आ गया, देन क्रस्ट आ गया। कोर में भी डिवीजन है, आउटर कोर, इनर कोर। सो जो आउटर कोर में लिक्विड मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल के मूवमेंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, पर ऐसा कुछ मून में देखने को नहीं मिलता है। मून में जो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे कुछ फैक्टर के लिए क्रिएट होता है, एज उसका कोर वेल डेवलप नहीं है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसिस्टम सर्विसेज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि इकोसिस्टम सर्विस है क्या। जो इकोसिस्टम मतलब जो इकोसिस्टम हमें जो सर्विसेज देते हैं, जो ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम से जो भी बेनिफिट्स लेते हैं, मतलब जो भी बेनिफिट्स हम इकोसिस्टम हमें देता है, लाइक डिकम्पोजिशन, ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, ये एक इकोसिस्टम सर्विस हो जाएगा। सॉइल फॉर्मेशन भी एक इकोसिस्टम सर्विस है। सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी भी एक इकोसिस्टम सर्विसेज है। So these are the benefits that we are get from the ecosystem. But pollination by wind is not a profitable business for, not a direct benefit from the ecosystem. Pollination by wind is a natural process which is done by the wind, um, which is done by the wind, and this will this leads to benefits the human being indirectly, not directly. So this is not an ecosystem service in case of human being, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया पॉलिनेशन बाय विंड। देन क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी लेवल डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू द डेज। सी लेवल does not increase due to the days, melting of the sea ice, warming of the water, melting of the continental ice, increase in river runoff। एक एक करके देखो नीचे से। अगर रिवर रन ऑफ ज़्यादा हो गया तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, ओशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाएगा तो सी लेवल राइज होगा। मेल्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस, कॉन्टिनेंटल आइस मेल्ट करेगा, जो मेल्ट होके जो पानी जाके मिलेगा ओशन में, उसके वजह से पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा एंड सी लेवल राइज हो जाएगा। वार्मिंग ऑफ वाटर, वाटर का जो वार्मिंग होता है तो वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, एक्सपांसन की वजह से सी लेवल राइज होता है। पर ये जो मेल्टिंग ऑफ सी आइस होता है, सी आइस जो पहले से तो सी में प्रेजेंट है, तो वो मेल्ट होगा तो उतना ही प्रेशर देगा ना, उतना ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। जो मास, जो सी आइस का जो मास जो मतलब सी में है, जो मेल्ट होके तो वही सी में रहेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ सी आइस। Melting of continental ice will leads to the rise of ocean, which leads to increase in the sea level. But melting of the sea ice is not leads to increase the sea level, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, द स्क्रैच और ग्रूव engraved on a hard rock surface by abrasive fragments frozen into the moving ice or trapped between sliding ice and valley floor is known as days। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन आपको याद रखना होगा कि ये जो लाइंस आप देख रहे हो ऐसे ऐसे स्ट्रिएशन क्यों आ रहा है, ये मतलब वेदरिंग इरोजन के वजह से नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ मूव कर रहे है। वो क्या था, ग्लेशियर, मतलब कई मिलियन साल पहले यहाँ पे ग्लेशियर था, जो ग्लेशियल का मोमेंट, जो ग्लेशियल मूव करते टाइम जो प्रेशर डाल रहा था, उसके वजह से ऐसे स्ट्रेस स्क्रैच मार्क, ऐसे ग्रूव मार्क मतलब क्रिएट हो गए, ये मतलब ये फॉर्मेशन में, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिएशन। ऐसे दिखता है, आप थोड़ा मतलब देख लीजिए कैसे स्ट्रिएशन कैसा दिखता है। देन बाकी जो रहा, फ्लूट हो गया, वेंटिफेक्स हो गया, स्लिकन साइड वन टाइप ऑफ स्ट्रिएशन बोल सकते हो इन केस ऑफ फॉल्टिंग। मतलब फॉल्टिंग के टाइम जब दो दो ब्लॉक मतलब अलग होते हैं, दो ब्लॉक आपस में मतलब नॉर्मल फोल्ड या रिवर्स फोल्ड कुछ भी बनाते हैं, उनके बदले जो भी मतलब स्ट्रिएशन स्क्रैच मार्क जो भी क्रिएट होता है उसे बोला जाता है स्लिकन साइड, ठीक है। और वेंटिफेक्स जो होता है एक, ये भी एक मतलब एयरलाइन प्रोसेस है। फ्लूट जो है वो फ्लूवियल प्रोसेस है।
ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। देन क्या दिया है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन ए पॉपुलेशन इज नॉन एज डेज। सो पहले तो एक एक करके हम ये देखते हैं, ठीक है। पहले क्या है, बायोस्टैटिनोमी। बायोस्टैटिनोमी क्या होता है? ये मतलब ये क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक जो भी चेंजेस हमारे बीच में होता है उसे बोला जाता है बायोस्टैटिनोमी, ठीक है। मतलब जो मतलब दिस इंक्लूड्स ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन ऑफ द सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोस्टैटिनोमी। इन सिंपलर टर्म अगर हम बोलना चाहें कि, सॉरी, बायोस्टैटिनोमी में गलत बोल दिया। बायोस्टैटिनोमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर डेथ। मतलब जो डेथ के बाद, डेथ मतलब एक ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, बोरिड हो गया, तो वो डेथ के बाद जो वो फॉसिल बनता है, तो डेथ से लेके फॉसिल बनने तक का जो भी चेंजेस उसमें से होता है वो सब जाता है बायोस्टैटिनोमी के अंदर, ठीक है। जो जो केमिकल चेंजेस होता है, क्या क्या मतलब कैसे बोरिड होता है, मतलब कैसे जो मतलब स्मॉल ग्रेन साइज या लार्ज ग्रेन साइज या रैपिड बोरिड होता है, कैसे बोरिड होता है, और कैसे उसके केमिकल चेंजेस होता है, हार्ड पार्ट प्रिजर्व होता है या सॉफ्ट पार्ट प्रिजर्व होता है या ट्रेस उसका प्रिजर्व होता है, वो जो प्रोसेस है उसे वो बायोस्टैटिनोमी बोला जाता है, ठीक है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी वही है जो मैं बोल रहा था कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए साइकिल। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑन्टोलॉजी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज नॉन एज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन से लेके जो एक मतलब एक का फर्टिलाइजेशन होगा, एक मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके डेथ तक जो भी चेंजेस आता है, लाइक ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मेच्योरेशन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एंटायर ऑर्गेनिज्म, both these are we study on ontology, ठीक है। देन आता है पैराटाइप। पैराटाइप क्या है? दिस इज नथिंग बट द टाइप स्पेसिमेन। पैराटाइप अगर होलो टाइप के एब्सेंस में कोई दूसरे स्पेसिमेन को हम टाइप स्पेसिमेन के रूप में यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है पैराटाइप। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इन तीनों से। देन देख लेते हैं फाइलोजेनी क्या है। फाइलोजेनी क्या है? इट इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ग्रुप ऑफ, लेट्स सपोज ह्यूमन बींग कैसे इवॉल्व हुए, पहले बंदर थे या चिंपांजी थे, जो भी थे, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे मतलब स्टोन एज से लेके कैसे मतलब मॉडर्न ह्यूमन बींग कैसे फॉर्म हुए, वो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, कहाँ से लेके मतलब जहाँ से मेन लाइक एपेक्स शुरू हुआ था तब से लेके मॉडर्न ह्यूमन तक क्या क्या चेंजेस आया है, वो सब हम बोलते हैं, वो सब पढ़ते हैं फाइलोजेनी में, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑन्टोलॉजी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेसिस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर नॉर्दर्न इन नॉर्थ इंडिया इज डेज। So during the monsoon, the air temperature often exhibit bimodal pattern in northern hemisphere. इसका मतलब क्या है? As it shows टू पीक्स, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मानसून के टाइम टेम्परेचर का दो पीक्स देखने को मिलता है। वन पीक occur during the day when the land part is heat up rapidly and the air above become warmer, and the other peak is during the night when the land part is cools rapidly and the air above become cooler। मतलब जो डे के टाइम जो लैंड पैट हीट अप होता है उसके वजह से जो एयर गर्म होता है, जो गर्म एयर प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से जो हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है वो एक पीक हो गया। और नाइट के टाइम जितना जल्दी लैंड पार्ट गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है, ठीक है। सो इसलिए मतलब रात को ये जल्दी ठंडा ठंडा हो जाता है और एक मतलब पीक दिखाता है, कोल्ड टेम्परेचर का पीक दिखाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाई मॉडल। दो पीक दिखाता है। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेसिस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ इज नॉर्दर्न इंडियन ओशन एनुअली इज बाई मॉडल, ठीक है। देन क्या दे व्हिच वेव ऑफ एन अर्थक्वेक रिकॉर्डेड लास्ट इन द सेस्मोग्राफ। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पी वेव का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, देन एस,
देन लॉग वेव, देन रिले वेव। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। मतलब पी वेव पहले रिकॉर्ड होगा, देन एस वेव, देन एल वेव, देन आर वेव। अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें, मतलब मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बोलना चाहें कि सबसे कम वेलोसिटी जिसका होगा उस सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वही करता है। ठीक है, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पर यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एल वेव करता है, उसके बाद आर वेव, उसके बाद एस वेव, उसके बाद पी वेव। ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना होगा। ये सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी और रीचिंग टू द सेस्मिक स्टेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें लॉग वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों देता है? क्योंकि लॉग वेव जो होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ 2D में। वो जो सांप के तरह, मतलब लॉग वेव कैसा है, सांप के जैसे सांप मूव करता है ना जमीन पे, ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब जैसे जैसे भी इमेजिन कर लो, सांप जैसे मूव करता है वैसे से मूव करता है। वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, वो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट लॉग वेव की वजह से है, वो इसलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वही देता है। सो इसका आंसर हो जाएगा रिले वेव। रिले वेव सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होता है। देन आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इंडिकेट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ केमिकल वेदरिंग। सो इसका ऑफिशियल आंसर की मैं इसका आंसर दिया है काओलिनाइट। पर ऐसा मतलब देखा जाए तो ये इलाइट हो सकता है, क्योंकि जो फेल्ड्सपार का वेदरिंग होके काओलिनाइट देता है, और काओलिनाइट का वेदरिंग होके हमें इलाइट मिलता है। ठीक है, इलाइट का फॉर्मूला क्या है? एल ओ एच Al2 OH समथिंग लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसका कंपोजिशन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल टू साइड, ये होगा AlOH होल टू। जो कहाँ से वेदरिंग होके मिलेगा? काओलिनाइट से वेदरिंग होके मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो इलाइट उसका राइट आंसर है, पर ऑफिशियल आंसर की में काओलिनाइट दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? जैसे कि फेल्ड्सपार का वेदरिंग होके हमें काओलिनाइट मिलता है, मतलब काओलिनाइट एक टिपिकल वेदरिंग प्रोडक्ट है फेल्ड्सपार का। ठीक है, पर जो इलाइट होता है वो काओलिनाइट से तो बनता ही बनता है, पर उसका दूसरा भी सोर्स है, दूसरे मतलब कहीं पे नेटिव, मतलब और किसी मिनरल के वेदरिंग से मिलता है, या वैसे ही क्रिस्टलाइज होता है इलाइट का। और वो जो क्ले मिनरल कुछ मतलब दूसरे सोर्स से आता है, इसलिए ये दिस इज ऑल्सो ए वेदरिंग प्रोडक्ट एज वेल एज ए क्रिस्टलाइजिंग प्रोडक्ट। सो द मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज काओलिनेट। ठीक है, काओलिनेट इज अ टिपिकल वेदरिंग मिनरल, weathering clay mineral which is formed by the weathering of the feldspar। ठीक है, उस वेदरिंग में उसका मतलब लीच आउट हो जाएगा, पोटेशियम का लीच आउट हो जाएगा, सोडियम का लीच आउट हो जाएगा, बहुत सारे जो अनस्टेबल मिनरल्स होंगे वो लीच आउट होंगे और काओलिनेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देन क्या दिया? फॉर ए वर्टिकल फोल्ड द डीप ऑफ द प्रोफाइल प्लेन इज गिवन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। वर्टिकल फोल्ड में ये रहा, वर्टिकल फोल्ड इधर है। वर्टिकल फोल्ड में प्रोफाइल प्लेन का डीप कितने है पूछा गया है। पहले तो आप ये समझो प्रोफाइल प्लेन क्या है। प्रोफाइल प्लेन वो होता है जो हिंज लाइन के परपेंडिकुलरली जो प्लेन होता है, ये हिंज लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है वो होगा प्रोफाइल प्लेन। तो वर्टिकल फोल्ड में जो हिंज लाइन किधर है, वो वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री में है, तो उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसलिए डीप कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। सेम टू सेम अब रिकम्बेंट फोल्ड में देखेंगे। रिकम्बेंट फोल्ड में प्रोफाइल जो प्लेन होता है उसका परपेंडिकुलर प्लेन अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा वर्टिकल। मतलब रिकम्बेंट के केस में ये हो जाएगा 90 डिग्री, और अपराइट के केस में भी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल प्लेन क्या है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्या दिया? Chennai has reported an earthquake of magnitude 4 and intensity 6. Simultaneously, Guwahati reported an earthquake of magnitude 6 and intensity 4. Which one of the following inferences is true? Guwahati is closer to the epicenter of Chennai. Destruction around Guwahati is more than at Chennai. Guwahati and Chennai recorded different earthquake.
गुवाहाटी एंड चेन्नई रिकॉर्डेड डिफरेंट कोर फेज ऑफ द सेम अर्थक्वेक। देखो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है जैसे दो अर्थक्वेक के बारे में बताया, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 है, तो सिंपली आप बोल दोगे ये दोनों डिफरेंट अर्थक्वेक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अर्थक्वेक के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड कभी एक अर्थक्वेक के लिए दोनों मैग्नीट्यूड नहीं होता है, एक अर्थक्वेक के लिए एक मैग्नीट्यूड। तो इंटेंसिटी सेम हो सकता है, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों एक सेम मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का इंटेंसिटी वेरी कर सकता है, पर जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब एक स्पेसिफिक अर्थक्वेक के लिए मैग्नीट्यूड 4 वाला अर्थक्वेक मीन्स मैग्नीट्यूड एक ही अर्थक्वेक को ये दर्शा रहा है, और कोई अर्थक्वेक मतलब मैग्नीट्यूड 6 और एक दूसरा अर्थक्वेक, ये दोनों सेम नहीं हो सकता। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी एंड चेन्नई रिकॉर्डेड डिफरेंट अर्थक्वेक। ठीक है। क्या दिया ड्यूरिंग एल नीनो ईयर द वक्कर शेल शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड। क्यों ईस्टवर्ड शिफ्ट होगा? जैसे कि ये नॉर्मल सर्कुलेशन सेल है, जो मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो इक्वेटोरियल वाटर ईस्ट से वेस्ट तक लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जमा करते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, गर्म पानी जमा होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो एलिनो के टाइम, एलिनो के टाइम क्या होता है, जो यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, वो क्या करता है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी थ्रू द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये यहाँ तक मूव कर जाता है, ठीक है, यहाँ तक मतलब वेस्ट से ईस्ट तक मूव कर जाते हैं। तो जो प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर था, ये जो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। मतलब जो वाकर सेल यहाँ से था वो शिफ्ट हो गया ईस्ट तक। तो इसका ये हो गया नॉर्मल वाकर सेल, नॉर्मल वाकर सर्कुलेशन, ये होगा एल नीनो को टाइम, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईस्टवर्ड। ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर द वाकर सेल शिफ्ट टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड, ठीक है। देन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक कॉमनली होस्टेड प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट और डिपॉजिट। ठीक है, तो पहले तो आपको थोड़ा ये देखना होगा कि प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा एलिमेंट है प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट में, इरिडियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, और कौन कौन सा है, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, रोडियम हो गया। ये जो पांच जो एलिमेंट मैंने बताया वो लोग प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। और उनका प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एसोसिएटेड विद आयरन एंड मैग्नीशियम। सो इज दे आर, उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एंड दे आर उनका जो एफिनिटी होता है वो आयरन एंड मैग्नीशियम के टुवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ होता है, ठीक है। तो अल्ट्रामेफिक रॉक में हमें ज़्यादा आयरन मैग्नीशियम मिलते हैं, तो वो प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो अल्ट्रामेफिक रॉक्स होते हैं, दीज कॉमन रॉक्स आर, दीज रॉक्स कॉमनली होस्टेड प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मैफिक रॉक में भी हमें प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिलता है, पर अल्ट्रामेफिक से कम मिलता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अगर हम सेडिमेंटरी रॉक की बात करें, सेडिमेंटरी रॉक में भी हमें प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट मिलता है, पर वो कैसे मिलता है, प्लेसर के हिसाब से। प्लेसर डिपॉजिट जो होता है, मतलब जो भी अल्ट्रामेफिक रॉक का मतलब क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसका उसमें क्या होगा, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। वो रॉक जब वेदरिंग इरोजन होके कहीं पे डिपॉजिट होगा, तो बाकी सारे लाइट मिनरल जो वॉश आउट हो जाएंगे, पर जो प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट जैसे कि उनका डेंसिटी ज़्यादा है, वो हेवी मिनरल्स है, वो लोग कहीं जाके मतलब एक्यूमुलेट होके रह जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो प्लासर डिपॉजिट की तरह भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रामेफिक इग्नेस रॉक्स। देन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक डोमेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट हीट फ्लो। एक एक करके देखते हैं। ओशनिक ट्रेन्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, प्रेशर मतलब प्रेशर भी नहीं होता है, टेम्परेचर भी नहीं होता है, पर कोलिजनल माउंटेन बेल्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी प्रेशर होता है, पर कोलिजनल माउंटेन बेल्ट से कम होता है, ठीक है।
पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है इन दोनों में। क्राटन में भी स्टेबल लैंड है, यहाँ पे भी टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। पर जो मिड ओशनिक रीज होता है उसमें क्या होता है कि वॉल्यूमिनस वोल्केनिज्म होता है, मतलब जो हाईली वॉल्यूमिनस वोल्केनिज्म मिड ओशनिक रीज में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, मिड ओशनिक रीज जब फॉर्म होता है, न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, दो प्लेट की डाइवर्जेंस के वजह से जो नीचे से मैग्मा आता है वो क्रिस्टलाइज होता है। तो वो जो मैग्मा ऊपर आता है वो हीट फ्लो को बढ़ा देता है। सो द मेडोसनिक रीज टेक्टोनिक डोमेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट हीट फ्लो। ठीक है। देन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस करंट इज जनरेटेड बाय ए वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड जो ही ईस्टर्ली वही है। ठीक है, मतलब ईस्टर्ली वो जो नामकरण होता है कहाँ से आता है, और जो वार्ड लगता है वेस्ट वार्ड मतलब वेस्ट के तरफ जा रहा है। ठीक है, वेस्टवर्ड विंड स्टेट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेट सपोज ये हम ग्लोब बना लेते हैं, ये इक्वेटर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, तो विंड कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्टवर्ड और ईस्टर्ली। ठीक है, तो विंड अगर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, कोरियलिस फोर्स क्या करेगा, थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर देगा, उसका डायरेक्शन ऐसे कर देगा। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट वार्ड इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब कोई मतलब जो सरफेस ओशन करंट फ्लो होता है वेस्ट वर्ड, कोरियलिस फोर्स उसे डिफ्लेक्ट कर देता है थोड़ा राइट की तरफ, उसका डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ वेस्ट वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट वर्ड। ठीक है। देन क्या दिया है, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न यूजुअली इवॉल्व ऑन। तो आपको थोड़ा ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि एनुलर ड्रेनेज पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो स्ट्रक्चरल डोम में फॉर्म होता है, क्योंकि जो जितने भी स्ट्रीम होते हैं, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न ये बोलता है कि एक कॉमन सेंटर से बहुत सारे स्ट्रीम फ्लो होते हैं। लाइक ये हो गया एक डोम हो गया, 2D में दिखा रहा हूँ, यहीं से मतलब जो एक चैनल ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सामने की तरफ हो गया, पीछे की तरफ हो गया, ऐसे करके मतलब ये जो स्ट्रीम का यहाँ जनरेट होता है, यहाँ तक फ्लो होता है, मतलब एक कॉमन सेंटर होता है, उसके बाद वो फ्लो होते हैं, वो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल डोम में कैरेक्टरिस्टिकली स्ट्रक्चरल डोम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। देन क्या दिया है, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑक्सीजनेटेड वाटर। सो सबसे नाइट्रोजन का सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है, ऑक्सीजनेटेड वाटर, मतलब ऑक्सीजन रिच कंडीशन में सबसे स्टेबल नाइट्रोजन स्पीसीज जो होता है वो N2 हमारा जो नाइट्रोजन गैस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होता है। दे स्टेबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर का बात अगर हम करें, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबल ले पाता है। ठीक है। एंड मोस्ट एबंडेंट नाइट्रोजन स्पीसीज इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि मतलब नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। तो उसके बाद मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेता हूँ। नाइट्रोजन गैस जो सबसे स्टेबल है, देन N2O होगा नाइट्रस ऑक्साइड, देन NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देन होगा NO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबसे ज़्यादा। ये थोड़ा आपको याद रखना है। सॉरी, ये N2O, ठीक है, H2O नहीं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल N2 है, देन N2O, देन NO, देन NO3। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा N2। देन क्या है, टर्बुलेंट फ्लो इज एसोसिएटेड विथ हाई रेनॉल्ड्स नंबर। ये ठीक है, ये ऑप्शन मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो रेनॉल्ड्स नंबर मैंने बताया था कि क्या रेनॉल्ड्स नंबर हमें बताता है कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या लैमिलर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम है तो वो लैमिलर की कैटेगरी में जाएगा, और रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, सो पहले स्टेटमेंट सही हो गया। देन सेकंड में क्या दिया, टर्बुलेंट फ्लो इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग। ये भी सही है। जैसे कि टर्बुलेंट फ्लो में जो पार्टिकल्स जो लेयरिंग होता है, जो वाटर का लेयर होता है, वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है। टर्बुलेंट फ्लो का जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे गूगल करके,
वहां पे आपको पता चलेगा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, और उनका जो मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होता है, वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। सो इसमें बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन कहते हैं ए डीप कन्वेक्शन इज कैरेक्टर बाय ए लो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ओ एल आर। एंड ओ एल आर का फुल फॉर्म क्या है? आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। स्टेटमेंट बी में क्या है? मानसून इज कैरेक्टर बाय ए बाइमोडल एयर टेम्परेचर। ये तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मानसून बाइमोडल एयर टेम्परेचर द्वारा कैरेक्टराइज्ड है, तो ये तो सही हो गया। बाकी रहा ये जो डीप कन्वेक्शन। सो जो डीप कन्वेक्शन क्या होता है? डीप कन्वेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप कन्वेक्शन का मतलब क्या है? डीप कन्वेक्शन रेफर करता है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूविंग एयर करंट को। मतलब जो अपवर्ड मूविंग एयर करंट का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके वजह से डीप कन्वेक्शन के वजह से हमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिलता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पता है कि सबसे उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा होता है वो, और वो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट मतलब कंटेंट करता है, ठीक है। सो दीज क्लाउड्स आर ब्लॉक मच ऑफ दिस आउटगोइंग रेडिएशन। जो आउटगोइंग रेडिएशन जो हीट मतलब रेडिएट होके जाता है, उन्हें के वो ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैप्चर कर लेता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का थिकनेस ज़्यादा होता है, और वो ह्यूज नंबर ऑफ मॉइस्चर कैरी करते हैं। तो जो वाटर होता है उनके बीच में, वो क्या करता है? वो लॉन्ग वेव को ऑब्जर्व कर लेता है, तो बाहर नहीं जाने देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ये स्टेटमेंट भी सही होगा कि डीप कन्वेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें क्या दिया है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मिलीमीटर डायमीटर इज 1 ohm. The resistance of wire of 50 centimeter length and 2 millimeter diameter of the same material is this. So रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, R इक्वल टू रो एल बाय ए। रो इधर क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल हो गया। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। ए क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये नोटेशन आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो? जो रेजिस्टिविटी ऑफ ये क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। हायर द रेजिस्टिविटी हायर द रेजिस्टेंस, ये तो मतलब कॉमन बात है। पर जो लेंथ एंड एरिया के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे, the length of the wire is directly proportional to the resistance। मतलब more is the length, more is the resistance, less more is the cross section area, less is the resistance। cross section area indirectly proportional है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इधर देख लीजिए कि क्या दिया है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस दिया है 1 मीटर लेंथ एंड 1 मिलीमीटर डायमीटर इज 1 ohm, ठीक है। The resistance of the wire 50 centimeter length and 2 millimeter diameter of the same। फॉर्मूला में पुट कीजिए और जो आंसर निकाले उसका आंसर होगा 1/8 ओम। मतलब R1/R2 आप कर सकते हो। R1/R2 इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? बस आपको वैल्यू पुट करना है और R2 का वैल्यू निकालना है। R1 का वैल्यू दिया है 1 ohm। ये कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। देन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस इज द ओल्डेस्ट इन। ये सब है एक एक इग्नियस प्रोविंसेस। जो उनका एज क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पुराना होगा साइबेरियन, जिसका एज 250 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग द लेट पर्मियन पीरियड। देन उसके बाद आएगा कारो। कारो का एज कितना है? 180 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग द लेट ट्रायसिक पीरियड। देन आ जाएगा पाराना, उसका एज है 130 मिलियन ईयर एगो नियरली ईयरली क्रिटेशियस टाइम। देन आगे हमारा डेक्कन ट्राइब जो जिसका एज है 66 मिलियन ड्यूरिंग द लेट क्रेटासियस एज, ठीक है।
सो ये थोड़ा सीक्वेंस आप याद रखिएगा, किसका एज कितना है, और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन कहते हैं इफ द अर्थ वेयर टू बी 20% फर्दर फ्रॉम द सन देन इट्स ग्रेविटी फील्ड वुड बी डेस। अगर जो सन है वो अर्थ से 20% दूर चला गया तो अर्थ का ग्रेविटी फील्ड कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी फील्ड चेंज ही क्यों होगा? अर्थ का ग्रेविटी फील्ड तो कांस्टेंट ना। अर्थ का ग्रेविटी फील्ड उसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका ग्रेविटी का फील्ड होगा। हम हम ये बोल सकते हैं कि सन के ऊपर अर्थ का ग्रेविटी फील्ड घट जाएगा, मतलब अगर हम सन की रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अगर जितना दूर जाएगा वो अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से उतना ज्यादा, ग्रेविटी फील्ड से उतना ज्यादा दूर जाएगा, तो जो अर्थ का ग्रेविटी ऑन द सन वो कम हो जाएगा जितना दूर जाएगा, पर जो अर्थ अर्थ का खुद का ग्रेविटी फील्ड है वो तो चेंज नहीं होगा ना। वो चेंज कब होगा? अगर अर्थ का ग्रेविटी फील्ड मतलब मास थोड़ा ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी फील्ड जो रेडियस जितना तक उसका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। अगर मतलब उसका मास कम हो गया तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाएगा। वो उसका मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेम एज प्रेजेंट। देन क्या है, where is the balance between the upward pressure gradient force and downward force of gravity of the atmosphere is it is the known as the hydrostatic balance। तो hydrostatic balance क्या कहता है? That the net upward pressure force on a slab is equal to the downward force of gravity on the slab। मतलब जितना upward force पड़ेगा उतना downward force पड़ेगा, वो हो जाएगा hydrostatic balance, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द वर्टिकल मोशन ऑफ द एयर इज लिमिटेड। मतलब अगर डाउनवर्ड और अपवर्ड प्रेशर सेम रहेगा तो वो जो एयर प्रेशर है वो वर्टिकली मूव नहीं कर पाएगा, वो एक जगह पे एक लेवल पे कांस्टेंट होकर रहेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एटमोसफियर। द एटमोसफियर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस। मतलब जो एटमोसफियर है वो हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए चाहिए, मतलब चाहता है कि वो हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस मेंटेन करे और अपने आप को स्टेबल रखे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। हमने 2024 दिसंबर का पार्ट बी का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड।